ठीक है, कल क्या टॉपिक पढ़ा था हमने? एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के सारे ऑर्गेनिजम्स वगैरह सब चीज़ें कंप्लीट करी थी। अब नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉल्यूशन। फाइन। पॉल्यूशन जो है ये एक तरीके का इन्वायरमेंटल इशूज़ है। वैसे तो कई सारे इन्वायरमेंटल इशूज़ है, क्या क्या होते हैं आपके अकॉर्डिंग बताओ, क्या टॉपिक्स आने चाहिए इन्वायरमेंटल इशूज़ में? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वेरी गुड, और एसिड रेन एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉल्यूशन एट्सेट्रा। ये सभी के सभी क्या है यहाँ पर? इन्वायरमेंटल इश्यूज है। तो उसी में से हम एक टॉपिक पिक कर रहे हैं, पॉल्यूशन। क्या होता है पॉल्यूशन आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्या समझते हो पॉल्यूशन से? ठीक है, अच्छा, और पॉल्यूटेंट क्या होता है? एजेंट्स, यू मीन ब्रोकर्स? हाँ, कौन से एजेंट्स? पार्टिकल्स वगैरह। ठीक है, अभी पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ पॉल्यूट कब होती है? जब भी इन्वायरमेंट के अंदर किसी तरीके के अनडिजायरेबल एलिमेंट का एडिशन हो जाता है या फिर एक्सेसिव एडिशन हो जाता है, तो वो किसका फॉर्म ले लेता है? यहाँ पर पॉल्यूशन का फॉर्म ले लेता है। तो क्या याद रखना हमें, व्हाट इज पॉल्यूशन? तो पॉल्यूशन मीन्स आप बोल सकते हो कि एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल एलिमेंट, एडिशन या फिर एक्सेसिव एडिशन भी आप इसे बोल सकते हो, इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो जब भी इस तरीके के किसी अनडिजायरेबल एलिमेंट का एडिशन होगा या एक्सेसिव फॉर्म में एडिशन हो जाएगा, तो वो चीज़ किसका फॉर्म ले लेगी? यहाँ पर पॉल्यूशन का। तो पॉल्यूशन ओवरऑल ये होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज इन्वायरमेंट? एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इज इकोलॉजी। एंड इकोसिस्टम क्या होता है? बिल्कुल, ये इंटरेक्शन जिस जगह पर ले रहा है या फिर जिस जगह पर हो रहा है, दैट इज इकोसिस्टम। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अब इन्वायरमेंट के अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स अगर हम देखें तो फिजिकल इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट या फिर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इन सब के अंदर अगर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होगा तो आप उसे क्या बोलोगे? पॉल्यूशन बोलोगे। एंड ये जो एलिमेंट्स है ये किस तरीके के एलिमेंट्स है? अनडिजायरेबल एलिमेंट्स है। अब ये जो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स है यही क्या कहलाते हैं? आपके पॉल्यूटेंट्स। तो डिफरेंस समझ में आया बिटवीन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। जब इन अनडिजायरेबल एलिमेंट्स का एडिशन होगा तो क्या बोलोगे? पॉल्यूशन। और यही अनडिजायरेबल एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो अब पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी देखेंगे कि पॉल्यूटेंट्स ये जो है क्रिएशन कहाँ से होता है इनका? इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? अच्छा, क्लोज नहीं हो पाया लगता है। अब पॉल्यूटेंट्स जो है इनको इनके नेचर के बेसिस पर हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और एक होते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्या डिफरेंस होता है बताओ दोनों के अंदर? अच्छा, पूछ रही हो, बता रही हो? अच्छा, एक ज़्यादा हार्मफुल एक कम हार्मफुल, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बोला प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के आगे मैंने एक वर्ड लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस।
परसिस्टेंस का मतलब होता है रिमेन, कि किस फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिमेन रहते हैं, उसके बेसिस पर ही हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, कि इनके अंदर किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं होते। जिस फॉर्म में इन्हें इन्वायरमेंट के अंदर डंप किया जाता है ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल दो ऐसे पॉल्यूटेंट्स के जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते, इस कारण उन्हें बैन भी किया जा चुका है। वेरी गुड, क्या, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है जिस फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर ऐड होता है वो उसी फॉर्म के अंदर रहता है, तो उसको आप किस कैटेगरी के अंदर रख सकते हो, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, कि मतलब जिस फॉर्म में उसे ऐड किया गया था वो उसी फॉर्म में जो है आगे भी चलता रहेगा। तो एक एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अदर देन प्लास्टिक और कोई एग्जाम्पल दो, ग्लासेस वगैरह, इनमें भी किसी तरीके के कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर आप डीडीटी वगैरह भी बोल सकते हो। तो हमने इसे किस कैटेगरी में डिवाइड किया कि जैसे ऐड हुआ था वैसा ही वो बना रहेगा, तो उस बेसिस पर हमने इसे क्या नाम दिया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब यहाँ पर किसी तरीके के कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगे तो और वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेंजरस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें पॉल्यूटेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के अंदर आप बोल सकते हो कि जब प्राइमरी का इंटरेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन रहा है। तो फॉर सपोज आप बोल सकते हो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ऑक्सीजन जो है यहाँ मौजूद है, या फिर नाइट्रोजन यहाँ पर मौजूद है, बट ये एक लिमिट के बाहर अगर हो जाए या इनका किसी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए तो ये किसका फॉर्म ले लेगी, यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्म ले लेगी, कि वो यहाँ पर मौजूद तो थी बट उसके अंदर कुछ इस तरीके के रिएक्शन हुए कि उसने किस कैटेगरी के अंदर अपने आप को रख लिया, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह जो होता है या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो इनका क्या होता है, एमिशन होता है। अब ये एमिट हो गई, अब ये क्या करेगी, यहाँ पर वाटर के साथ किसी न किसी तरीके के रिएक्शन करेगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो एक कार्बोनिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन कर देगी, एंड ओशियन के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिडिफिकेशन हो जाएगा, पूरा ओशियन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ये किस तरीके का पॉल्यूटेंट था, यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी से क्या समझे आप लोग, जैसा ऐड किया गया है वैसे के वैसे ही रहेंगे, किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इन्हें क्या बोलेंगे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी कौन से, जिनके अंदर किसी तरीके का रिएक्शन हो रहा है, वो किसी थर्ड चीज को यहाँ पर जो है बर्थ दे रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ये कैटेगरी होती है पॉल्यूटेंट्स को डिवाइड करने की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी आप इसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे क्वांटिटी के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो इसे बोलेंगे हम क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, कि ये एक लेवल तक थे जब तक ओके था, बट जरूरत से ज़्यादा जब इन्होंने एक थ्रेशोल्ड लेवल को यहाँ पर क्रॉस कर दिया है तो वो आपके क्या बन गए, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट बन गए। जैसे ओजोन, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर अवेलेबल है, बट ज़रूरत से ज़्यादा जब ओजोन का क्रिएशन हो जाएगा, जब वो ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जाएगी तो ये क्या हो गया, इसका एक्सिस में एडिशन हो गया, तो वो किस तरीके का पॉल्यूटेंट बन गया, यहाँ पर क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। मतलब एक लिमिट में थे जब तक ओके, बट जब जरूरत से ज़्यादा इसमें एक्सेस यहाँ पर एबेंडेंट अमाउंट के अंदर एडिशन हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, आपका क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। वहीं अगर हम बात करें क्वालिटेटिव की तो इसके अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये है मतलब है, जैसे कि आपका डीडीटी हो गया कि भाई वो एक तरीके का पॉल्यूटेंट है मतलब है, तो वो कौन सा हो गया यहाँ पर, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। तो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स कौन से होंगे, बोलो। बिल्कुल, एक थ्रेश होल्ड लेवल को क्रॉस कर दिया हो, जब लिमिट से ज़्यादा फैल जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटेटिव के बेसिस पर हमने पॉल्यूटेंट्स को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा व्हाट इज पॉल्यूशन, जब भी किसी अनडिजायरेबल एलिमेंट का एनवायरनमेंट में एडिशन हो जाए दैट इज पॉल्यूशन। ये जो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स है यही क्या कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। अब पॉल्यूटेंट की भी अलग अलग कैटेगरी है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जिन्हें जैसा ऐड किया है वैसे के वैसे ही रहेंगे नेचर में, एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो किसी चीज़ से रिएक्शन करेंगे और किसी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हमने देखा क्वांटिटेटिव कि एक क्वांटिटी को जब क्रॉस कर दिया तो वो क्या बने, पॉल्यूटेंट बन गए। फिर हमने देखा क्वालिटेटिव कि क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ऐड किया है वो उसी फॉर्म में क्या रहेंगे, यहाँ पर पॉल्यूटेंट के फॉर्म में रहेंगे। चलो पढ़ो, व्हाट इज पॉल्यूशन, डेफिनेशन देखो इसकी।
An excessive addition of certain materials to the physical environment, water, air or land, making it less fit or unfit for life. जब भी कोई पॉल्यूटेंट हमारे लिए डेंजरस बन जाए, इंजूरियस बन जाए, नो मैटर किसी ह्यूमन बीइंग के लिए बने, किसी और लिविंग के लिए बने, या फिर प्रॉपर्टी के लिए भी वो बन सकता है. मैंने प्रॉपर्टी वर्ड क्यों यूज़ किया पॉल्यूशन में, बताओ, एग्जाम्पल दो कुछ. तुम तो बोलोगे सिर्फ इंसान को. प्रॉपर्टी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में बात कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट वगैरह, ताजमहल, एग्जैक्टली. तो क्या होता है, जब किसी प्रॉपर्टी के लिए भी वो हार्मफुल हो जाए तो भी वो क्या कहलाएगा, पॉल्यूशन ही कहलाएगा. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब इंसान को या जानवर को इफेक्ट करे तभी वो पॉल्यूशन है. अगर वो इन्वायरमेंट को हर तरीके से इफेक्ट कर रहा है, उसमें रहने वाली प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट कर रहा है, तभी वो क्या कहलाएगा, पॉल्यूशन कहलाएगा. तो पहली लाइन में हमने देखा एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल. वो सर्टेन मटेरियल्स ही क्या कहलाते हैं यहाँ पर, पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं. मटेरियल्स विच कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट, कुछ उल्टा इफेक्ट यहाँ पर देंगे नेचुरल क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर. अब जब इतना पॉल्यूशन है तो इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे. उसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में एक एक्ट पास किया है जिसे बोलते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. उसमें 3 चीज़ों पर स्पेशली ध्यान दिया गया है. वो 3 चीज़ें कौन सी यहाँ पर, एयर, वाटर एंड सॉइल, कि इसकी क्वालिटी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो. इसके लिए कौन सा एक्ट फॉर्म हुआ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. स्टैटिक पोर्शन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बात करेंगे हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स की. तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने क्या देखा है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स. तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के आगे लिखा है दैट इज एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्स, कि जो सोर्स है डायरेक्टली वहीं से ये एमिट हो रहा है. अभी इसने किसी के साथ रिएक्शन करा तब फॉर्म हुआ क्या, नहीं, जहाँ से ये एमिट हुआ है वहीं से ये पॉल्यूशन बना है. बट अगर वहीं हम सेकेंडरी की बात करें, व्हेन पॉल्यूटेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर, तब वो क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट, ऑन द नेचर ऑफ डिस्पोजल, जिस तरीके से उनका डिस्पोज होगा या फिर वो एंड अप होंगे. तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. अब जैसे कि एग्जांपल लें तो दिस पॉल्यूटेंट्स कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन, जैसे कि सीवेज वगैरह होता है उससे निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो इनके अंदर किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटी होगी और एक समय आएगा ये डिग्रेड होकर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. तो इन्हें हमने क्या बोला यहाँ पर, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. बट कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई एंड नहीं होता है, तो उन्हें आप क्या बोलोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, कि वो किसी भी तरीके के माइक्रोबियल एक्शन वगैरह से यहाँ पर डंप या खत्म होने वाले नहीं है. नेक्स्ट, नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल. नेचुरल क्या होते हैं, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर एंड दे बिकेम पॉल्यूटेंट व्हेन क्रॉसिंग अपॉन अ थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन. ये अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे ओजोन मौजूद है, ठीक है, बट जब वो ग्राउंड लेवल पर आ जाएगी तब क्या होगा, वो आपके लिए एक पॉल्यूटेंट बन जाएगी. तो ये क्या हुआ, नेचुरल पॉल्यूटेंट. नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट. पढ़ो आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट को. जो ह्यूमन बीइंग के क्रिएशन के द्वारा यहाँ पर फॉर्म होता है उसे क्या बोलोगे आप, आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट. तो ये अलग अलग कैटेगरी में हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट, फिजिकल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, कि किस फॉर्म में, डीडीटी जैसे कि वो जो कीटनाशक, दैट इज डीडीटी. ठीक है, तो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे. अब ये पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, तो ये एक तरीके के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. इसके लिए एक शब्द होता है कि यहाँ पर हम बात करें पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट क्या है, क्या लिखा मैंने, ये डस्ट प्लस सूट. ये सूट वर्ड क्या होता है, कालिक समझते हो, वो छोटे छोटे ब्लैक कलर के पॉल्यूटेंट्स टाइप घूमते हैं, जैसे कि चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें ब्लैक पार्टिकल्स, दैट इज सूट. तो ये जब डस्ट के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट. तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइक लेड, फ्लाई ऐश, मेटालिक ऑक्साइड्स, नैनो पार्टिकल्स एटसेट्रा. अब एक वर्ड निकल कर आया यहाँ पर, फ्लाई ऐश. क्या समझते हो फ्लाई ऐश से, एग्जैक्टली जो यहाँ पर राख होती है वो भी क्या होती है, एक तरीके के पॉल्यूटेंट का फॉर्म ले लेती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फ्लाई ऐश. तो ये सब आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के फॉर्म में. नेक्स्ट क्या है, गैसियस पॉल्यूटेंट. अभी आपको गैस के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर सभी लिख रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एटसेट्रा. तुमने सोचे भी नहीं होंगे ऐसे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं इन पॉल्यूटेंट्स के. तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को यही सब पढ़ना होता है.
चलो कौन, अच्छा पहले तो तुम ही बताओ, बचपन से कौन कौन से पॉल्यूशन के नाम सुने? तो देख लिया। और अरे वाह, पॉल्यूशन के टाइप्स, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, और अच्छा आपने देख लिया था, थर्मल और रेडिएशन। ठीक है, तो अलग अलग टाइप। तो पहला कौन सा है? एयर पॉल्यूशन है, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, देन सॉइल पॉल्यूशन, देन लाइट पॉल्यूशन, यस थंडरिंग वगैरह, नेक्स्ट नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। हेडिंग डालिए कॉपी में, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, और उसके नीचे एरो बनाओ और लिखो एन एक्सेसिव addition of undesirable elements into the physical chemical and biological environment. Next subheading, undesirable elements. डैश करके लिखो pollutants. इसके ब्रैकेट में लिखो materials which can cause adverse effect on natural quality of environment oblique when they became of environment oblique when they became dangerous or harmful for human, living beings, property, full stop. Next, types of pollutants. अच्छा ये रह गया ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको लिख लो कहीं पर साइड में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ब्रैकेट में लिखो in order to conserve quality of air, water and soil. Next, types of pollutant. तो पहला सब हेडिंग ये वाला बनाओ, फॉर्म इन विच दे एग्जिस्ट, चार्ट के फॉर्म में लिखना, फॉर्म नो सिनॉप्सिस के फॉर्म में लिखो, फॉर्म इन विच दे एग्जिस्ट। अब इसके नीचे 2 एरो निकालो, फॉर्म इन विच दे एग्जिस्ट के नीचे 2 एरो निकालो। पहले एरो में लिखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी के नीचे एरो करो, लिखो एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्सेस। फिर नीचे, उसके नीचे भी एक एरो करो, इसमें लिखो persist ऑब्लिक remain,
persist oblique remain in environment in the form in which they are added, एग्जाम्पल लिख लो इसके, प्लास्टिक, ग्लासेस, DDT एट्सेट्रा। अब सेकेंड एरो में क्या लिखा हमने, सेकेंडरी, है ना। सेकेंडरी के अंदर फिर से एरो करो नीचे और इसमें लिखो when interaction takes place between primary pollutants, एग्जाम्पल लिखो, ग्राउंड लेवल ओजोन, एसिड रेन एट्सेट्रा। नेक्स्ट सब हेडिंग, नेचर ऑफ डिस्पोजल। अरे यहाँ नहीं, नेक्स्ट सब हेडिंग नेचर ऑफ डिस्पोजल। इसमें दो एरो बनाओ, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल के नीचे एरो बनाओ, डैश कर एरो बना के लिखो कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन, कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन। एग्जाम्पल सीवेज एक्शन, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक्शन करके उसको फिनिश कर देंगे, एग्जाम्पल सीवेज। नेक्स्ट क्या लिखा आपने, नॉन डिग्रेडेबल। इसमें एरो बना के लिखो, सॉरी हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके अंदर एरो बना के लिखो कैन नॉट बी डिग्रेडेड, एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लासेस एट्सेट्रा, ये हो गया नेचर ऑफ डिस्पोजल। थर्ड लिखो नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल। थर्ड कैटेगरी नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल। नेचुरल में एरो करो, नेचुरल में एरो करके लिखो when they cross a threshold concentration, मतलब एक लिमिट से बाहर हो जाना, when they cross a threshold concentration, एग्जाम्पल गैसेस, कई सारी गैसेस आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में लिखो मैन मेड, एरो करके लिख लो मैन मेड। हर्बिसाइड्स, एग्जाम्पल हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट फिजिकल फॉर्म, सब हेडिंग फिजिकल फॉर्म। इसमें दो एरो निकालो। फर्स्ट एरो में लिखो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। अच्छा, इससे क्या हार्म हो सकता है इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स से, हमें बताओ। कैसी डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, बिल्कुल लंग्स को डैमेज कर देते हैं। इसका भी कुछ पर्टिकुलर साइज होता है, 0.001 से लेकर अगर 500 माइक्रोमीटर के अंदर इसका पूरा डायमीटर होता है, लेस देन 10 मीटर रहते हैं तो वो इजीली मूवेबल रहते हैं, एंड मोर देन 10 मीटर रहते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बना रखा है कि 2.5 माइक्रोमीटर तक जो इसका साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो मुझे बताओ, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस है या जो सेटल डाउन हो जाते हैं वो डेंजरस है? सोचो।
अच्छा, अरे वाह अभी तो तुमने डायरेक्ट बॉडी में पहुंचा दिए। हाँ, तो कौन से वाले ज़्यादा डेंजरस है? छोटे वाले। रीज़न? हम बिल्कुल नेसल पैसेज से अंदर चले जाएंगे, हम उन्हें इनहेल कर लेंगे और लंग्स में पहुंच जाएंगे और वहां जाकर फिर वो हमें बहुत बुरी तरीके से हार्म करेंगे, तो लंग्स में डिसीजेज हो जाती है, डैमेज हो जाता है। तो क्या लिखा आपने? नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल। तो इसमें पहला क्या है? पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। तो इसमें ये वाला एग्जांपल लिख लो, डस्ट प्लस सूट। हाँ, तो उसके अंदर दो ये बनाओ ना, पर्टिकुलेट एंड गैसियस। ओ सॉरी, ये एडिंग बनाओ, पर्टिकुलेट और गैसियस। ठीक है, चलो ये हो गया। यस, एग्जाम्पल में कुछ और भी लिख लो, लेड, फ्लाई ऐश एटसेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी गैसियस। इसके अंदर बस एक दो एग्जाम्पल लिख लो, ये CO2, CO एटसेट्रा, ऐसे करके, क्योंकि 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे भी। डन, ठीक है। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट कि उनको अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया गया है यहाँ पर। अब कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं यहाँ पर? तो एयर, वाटर, सॉइल, ये सब आपको पता है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली एयर पॉल्यूशन पे। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? गैस, सिर्फ गैस से होगा एयर पॉल्यूशन? सोचो सब लोग, किससे होगा? गाड़ी के धुएं से। ये क्या है? ठीक है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ एरियल फॉर्म में ही बोले, ये भी सॉलिड, लिक्विड सभी फॉर्म में हो सकता है। भाई एयर में, एटमॉस्फेयर के अंदर है, अगर ये पार्टिकल्स आए हैं तो इन्होंने किस फॉर्म में एंट्री ली है? सॉलिड के फॉर्म में एंट्री ली है, तभी आप इन्हें इनहेल करोगे। तो ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते, फिर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते, एज वेल एज गैसियस फॉर्म में भी हो सकते। नॉइज पॉल्यूशन जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी की कैटेगरी में भी आ जाता है। तो एयर पॉल्यूशन से हम यहाँ पर डील करेंगे कि एयर पॉल्यूशन आखिर होता क्या है। तो द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस इन दी एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस इज ओके, बट जब वो आपके लिए यहाँ पर इंजूरियस बन जाएंगे या हार्मफुल बन जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर एयर पॉल्यूशन कहलाएगा। अब ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये फोटो दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है इस फोटो से? तो यहाँ पर कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के। तो देखो, एन एवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्या होता है फॉसिल फ्यूल के यूज से? बिल्कुल, जैसे कि रूरल एरिया वगैरह में आज भी जो है खाना वगैरह चूल्हे पे बनाया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाला जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लंग्स वगैरह को क्या कर रहे होते हैं? डैमेज कर रहे होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है किसी व्हीकल से एमिशन हो रहा हो तब भी आपको हार्म करे, आप किसी तरीके की कोई एक्टिविटी कर रहे हो उससे भी आपको हार्म कर सकता है, लाइक कुकिंग वगैरह हो रही हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो, या स्टोन क्वारीज वगैरह यहाँ पर हो रही हो। कंस्ट्रक्शन से क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सब किसी का फॉर्म है? यहाँ पर एयर पॉल्यूशन का फॉर्म है। अब ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको फोटो में? डिफरेंस देख के बताओ। एसिड रेन, एग्जैक्टली एसिड रेन वाला प्रॉब्लम है। इसको कार्बन कैंसर या मार्बल कैंसर भी बोला जाता है। अब क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर गैसेज होती है, जब तक वो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है तब तक ओके, बट जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो वो एसिडिक हो जाती है, एंड एसिडिक हो जाती है तो वो नीचे किस फॉर्म में आएगी? आपके रेन के फॉर्म में आएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आगरा में ये चीज़ क्यों होती है, कभी सोचा? बताओ क्या प्रॉब्लम है आगरा में? अरे वाह, क्यों होती है? रीजन, पॉल्यूशन क्यों है? पॉल्यूशन, यही तो क्वेश्चन है। दिल्ली नियर है, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह है वहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एमिशन होता है। इस वजह से ये जो इन्वायरमेंट में या एयर में ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल रही है, यही सब क्या करती है? वाटर के साथ या H2O के साथ रिएक्शन करती है, एंड देन आने वाले समय में जब रेनफॉल होता है तो वो ताजमहल के ऊपर, मार्बल के ऊपर जब भी होता है तो इस तरीके से उसके कलर को यहाँ पर कोरोड कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। तो यह है आपका एयर पॉल्यूशन। अब यहाँ पर एयर पॉल्यूशन के अंदर कई सारे और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने नाम सुना है CFC का। क्या होता है CFC? काय से रिलीज होती है? बिल्कुल, AC, रेफ्रिजरेटर वगैरह से ये रिलीज होती है। तो क्या दिक्कत दे रही है? रिलीज हो रही है तो कैसे कर रही है? ओजोन लेयर को डिप्लीट। ये
कैसे कर रही है? CH3 जब एटमॉस्फेयर में आ रही है, यहाँ पर इन सब चीज़ों से रिलीज हो रही है, तो वो एटमॉस्फेयर को कैसे हार्म कर रही है? ग्रीन हाउस गैसेस है। ओके, और कुछ? अरे वाह थोड़ा बहुत साइंस भी लगा दे बीच में इसमें। ठीक है, तो ऐसे कई सारी गैसेस वगैरह है, वन बाय वन हम सभी को देखेंगे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, या फिर CFC वगैरह हो गया। CFC का भी जैसे कि एमिशन होता है तो वो धीरे धीरे करके स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है, एंड वहाँ पर ओजोन लेयर से हमें एक प्रोटेक्शन बना हुआ है जो हमें UV रेडिएशन से क्या करता है, बचाता है। बट जब जरूरत से ज़्यादा एमिशन हो रहा है तो धीरे धीरे कर ये उसको क्या करते जा रहा है, उस थिक लेयर को वहाँ पर डिप्लीट करते जा रहा है। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये एक नेचुरल पॉल्यूटेंट के कारण हो रहा है, जो घर घर के अंदर AC चल रहे हैं, धीरे 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 ये सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉल्यूट कर रहे हैं। तो क्या बंद कर दे? नहीं, मत बंद करो, कोई बात नहीं, हो जान दो, मर जाएंगे अपन। ठीक है, हेडिंग डालिए एयर पॉल्यूशन। हो गए ना कंप्लीट? अच्छा, वो तो वन बाय वन सबसे डील करेंगे। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इसमें फर्स्ट वाली लाइन लिख लो डेफिनेशन की। हाँ, लिख लो किस चीज़ से इसका एमिशन होता है। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। स्मोक क्या होता है? अरे स्मोक किस चीज़ से फॉर्म हुआ है उसका? SMOG बोला मैंने, स्मोग। ठीक है, दिल्ली के अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का पॉल्यूशन ही है। अब इसका फॉर्मेशन कैसा होता है कि जब किसी पॉल्यूटेंट का वाटर के साथ मिक्सचर हो जाता है तो वो किसका फॉर्म ले लेता है, स्मोक का फॉर्म ले लेता है। तो यहाँ पर स्मोक जो कि धुआं चिमनी वगैरह से जनरेट होता है, व्हीकल्स वगैरह से जनरेट होता है, एंड फाइनली जब वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है या मिक्स हो जाता है तो वो क्या बना देता है, यहाँ पर स्मोक बना देता है। पार्टिकुलेट मैटर समझ में आ गए सभी को? पार्टिकुलेट मैटर को ही SPM भी बोला जाता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो वो यही होते हैं जो यहाँ पर डस्ट प्लस सूट के साथ फॉर्म होते हैं। डन। स्टोन क्वेरीज क्या होता है, वो टाइल्स वगैरह की कटाई होती है, वो देखी है, तो उससे भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये एसिड रेन वाला, इसके अंदर इसको कैसे लिखोगे? तो हेडिंग डालो ताजमहल और डैश करके लिख लो मार्बल कैंसर। यस, एग्जाम्पल में लिख लो। व्हाट इज मार्बल कैंसर? तो डैश करके लिख लो कोरोजन ऑफ ताजमहल ड्यू टू एसिड रेन। कोरोजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन।
पॉल्यूशन में देखो ये सब तो तुमने सब स्कूल में भी पढ़ा है, अब तुम्हारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा, तो ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स है वन बाय वन इन सबको यहाँ पर डील करना होगा, किसके क्या इफेक्ट होते हैं, तो उसमें कहाँ से वो फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से वो डिस्पोज होता है, एंड इन्वायरमेंट के अंदर वो क्या इफेक्ट यहाँ पर दे रहा है। चलो अब ये क्या लिख रखा है, ये CFC वगैरह आपको मैंने बता दिया, स्मोक यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट, क्या है यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक तरीके का गैसियस पॉल्यूटेंट आप इसको बोल सकते हो। अब इसके बारे में आपको क्या जानना है, तो आपको ये जानना है सबसे पहले तो इसका नेचर कैसा होता है। तो नेचर की अगर हम बात करें तो इट इज़ कलरलेस, आप उसका कलर डिफाइन नहीं कर सकते, एज वेल एज इट इज़ ऑर्डरलेस, मतलब इसकी कोई स्मेल या फ्रेगनेंस भी नहीं आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन होता कहाँ से, तो इसका जो जनरेशन होता है वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है। जब भी हम किसी चीज़ को यहाँ पर फायर कर रहे हैं या फिर जला रहे हैं, प्रॉपरली वो फॉसिल फ्यूल जो है वो जल नहीं पाया, तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से किसका रिलीज होता है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज होता है। अब इसकी वजह से यहाँ पर इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, तो ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ को हार्म करता है। कैसे करता है, तो यहाँ पर देखो, इट लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअल में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ हमारे ब्लड में जाकर जब रिएक्शन करता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को यहाँ पर क्रिएशन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अब आप सोचो ना, आदमी के अंदर अगर ऑक्सीजन ही नहीं जा पा रही है तो क्या वो जी पाएगा, क्या नहीं, तो इसके कारण भविष्य में उसकी डेथ भी हो जाती है। एज वेल एज हमारे जो यहाँ पर रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको भी ये स्लो डाउन कर देता है। रिफ्लेक्सेस से क्या समझते हो मैम, जो माइंड ऑर्डर देता है बॉडी को करने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ गर्म को टच करते हैं तो माइंड बोलता है बिल्कुल ऑटोमेटिकली, हम कुछ सोच भी नहीं पाते, हमारे रिफ्लेक्सेशन काम करते हैं और उसी की पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये हमारे रिफ्लेक्सेस को स्लो डाउन कर देता है कि आदमी जो है कंफ्यूज टाइप फील करता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्सेशन पावर उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एज वेल एज उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन किस कारण से होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण होता है। फॉसिल फ्यूल जब प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाते हैं तो वो कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये आपको कैसे हार्म कर सकती है, रिफ्लेक्सेशन को स्लो कर देगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को स्लो डाउन कर देगी। कैसे स्लो डाउन करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करेगी एंड कार्बो हीमोग्लोबिन को यहाँ पर फॉर्म करेगी, एंड उस वजह से आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से भविष्य में डेथ भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट समझ में आया। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, किस बात की हंसी आ रही है कि कभी चली गई है मेरे अंदर, फिर इमेजिन कर रहे हो ठीक है, तो हेडिंग डालिए मेजर पॉल्यूटेंट्स। ये सब क्लास में ही याद करते चलना है, कौन सी गैस के कारण क्या होता है, कहाँ से जनरेट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन कैसे होता है, बोल दो, वो तो एटमॉस्फेयर में ही है मैम, वो भी फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से ही उसका क्रिएशन होता है। तो ये जो है इनकम्प्लीट कंबशन के कारण हो रही है और वो कंबशन के कारण हो रही है। तो हेडिंग डालिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखिए CO। शॉर्टकट में लिखना जो भी इससे रिलेटेड की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन और डैश करके लिखो इनकम्प्लीट बर्निंग, फॉर्मेशन डैश करके लिखो इनकम्प्लीट बर्निंग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर लिखिए आप नेचर, नेचर डैश करके लिखो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। नेक्स्ट लिखो इफेक्ट्स, इफेक्ट्स डैश करके लिखो रिफ्लेक्ट, सॉरी डैश करके लिखो इट स्लोज डाउन, इट स्लोज डाउन योर रिफ्लेक्सेस। फर्स्ट इफेक्ट में इट स्लोज डाउन योर रिफ्लेक्सेस। सेकेंड इफेक्ट में लिखो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूसेस, रिड्यूसेस। ब्रैकेट में लिखो when CO get mixes, when CO get mixes with hemoglobin, with hemoglobin। तो पहला पॉल्यूटेंट क्लियर हुआ आपको।
कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स और कैसे इसका जनरेशन होता है और क्या ये दिक्कत दे रही है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में लिख लो सबसे पहले तो ये एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। एंड नेक्स्ट लिखो सोर्सेस, सोर्सेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये जनरेट हो गई। अभी आपको दिक्कत किस तरीके से देगी, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए, बताओ। जब ये दूसरी गैसेस के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी या वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो वो पूरे ओशियन को क्या कर देती है, एसिडिक कर देती है। तो उसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम, ओशियन एसिडिफिकेशन बोलते हैं, जिससे वहाँ रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी खतरा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरीके का आप बोल सकते हो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट भी है। जब वो एक लिमिट को क्रॉस कर देगा जब वो आपके लिए क्या बनेगा, पॉल्यूटेंट बनेगा। एंड जनरेशन उसका किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, CFC। हेडिंग डालिए CFC। सारे पॉल्यूटेंट्स क्लास में ही याद कर लेने। CFC कैसे हुआ, CFC का फॉर्मेशन जल्दी बताओ। बिल्कुल, जो हम यहाँ पर नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया आपका या फिर AC वगैरह हो गया, तो इन सब से किसका जनरेशन हो रहा है, CFC का जनरेशन हो रहा है। अब ये जो CFC है ये पॉल्यूटेंट कब बनेगा, तो CFC जो है वो अभी नीचे ग्राउंड लेवल पर अवेलेबल है, धीरे धीरे ये कहाँ पहुँचेगी, ऊपर पहुँच जाएगी। एंड ओजोन लेयर आपकी कहाँ पर मौजूद है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मौजूद है। तो ये जब एमिट होकर ऊपर की ओर ट्रांसफर होती है तो वहाँ पर ये ओजोन लेयर को क्या करती है, डिप्लीट करती है। बेसिकली ओजोन लेयर जो मौजूद है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर वो हमें सन से आने वाली हार्मफुल UV रेडिएशन से क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। एंड जब इसका ज़रूरत से ज़्यादा एमिशन होगा तो धीरे धीरे उस ओजोन लेयर के अंदर क्या होने लगेंगे, छेद होने लगेंगे। और इसी फिनोमिना को इन्वायरमेंट में हम किस नाम से पढ़ते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये भी क्या बना हमारे लिए, एक तरीके का पॉल्यूटेंट बना। तो CFC में लिखो आप फर्स्ट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कि कहाँ से जनरेट हुई है, डैश करके लिखो, थ्रू रेफ्रिजरेटर्स, थ्रू रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when released into air, when released into air, CFC rise to the stratosphere, to the stratosphere. And third point, where they come in, where they come in contact with, where they come in contact with few other gases which lead to a reduction of, which lead to a reduction of ozone layer, a reduction of ozone layer। ब्रैकेट में लिखो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। चलो अब कॉपी क्लोज करो सब अपनी अपनी। डन हो गया सबका। तुम दोनों क्या कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हो मन से, 2-4 पॉल्यूशन बना रहे हो पीछे बैठे बैठे, गैसियस पॉल्यूशन, हाँ बंद करो। यस, सो आज की क्लास में हमने क्या टॉपिक पढ़ा, पॉल्यूशन। चलो श्रद्धा, व्हाट इज पॉल्यूशन, कीवर्ड्स बताते जाओ फटाफट जो जो हमने पढ़ा है। विच एलिमेंट्स, अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तो सभी है। सो इन्होंने बोला एक्सेसिव एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल एलिमेंट इज नोन एज पॉल्यूशन। सैम, व्हाट इज पॉल्यूटेंट, Pollutants are the undesirable agents causing pollution. ठीक है। सृष्टि, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जो जिस फॉर्म में रहते हैं नेचर में उसी फॉर्म में रहते हैं, चेंज नहीं होते। सेकेंडरी, तो ये जो जब प्राइमरी पॉल्यूशन
प्राइमरी के जब आपस में इंटरेक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी पॉल्यूशन फॉर्म होता है। अभिषेक क्या डर गया मन में, अब मेरा नंबर है, शिट क्या करूं, ऐसा कुछ। नेचुरल पॉल्यूशन, आर्टिफिशियल, क्या रिएक्ट किया, बिल्कुल जो मैन मेड होती है ये ह्यूमन के द्वारा क्रिएट होता है, दैट इज आर्टिफिशियल पॉल्यूशन। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, नेक्स्ट क्या था, हाँ पर्टिकुलेट। क्या होते हैं पर्टिकुलेट गजेंद्र, पर्टिकुलेट मैटर्स, यस एग्जैक्टली। पर्टिकुलेट मैटर छोटे छोटे से सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स याद रखना है आपको, जिसको आप टच भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। स्पेशली किससे फॉर्म होते हैं ये, डस्ट और सूट से फॉर्म होते हैं। इसको एसपीएम भी बोलते हैं। एसपीएम क्या होता है, तुम्हें तो सुबह से नींद आ रही है दिख रहा है। सुबह कितनी बजे उठा, 6, क्या कर रही थी 6 बजे उठ के क्या होता है एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट्स बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। और नेचर, इनकम्प्लीट बर्निंग। नेचर किस तरीके का नेचर होता है, कैसी दिखती है, कैसी होती है, अच्छी टेस्टी रहती है ओके इफेक्ट्स तो ठीक है हो गए। क्या बचा, सीएफसी। सीएफसी का जनरेशन बताओ, और क्या हार्म कर रहा है सीएफसी हमें, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब इसके आगे कई सारे पढ़ने हैं, वो हम कल पढ़ेंगे